हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, किसी गांव में कुंदन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके 17 वर्ष की उम्र में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वो एक अनाथ था। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। तभी एक दिन वहाँ पर एक धर्मू सेठ आता है और उसको कहता है कि कुंदन के बच्चे, तेरे पिता ने मुझसे इतना सारा कर्ज ले रखा था। अब वो कर्ज कौन चुकता करेगा? तू चुकता करेगा। कैसे चुकता करेगा? वो कहता है, मेरे पास तो सेठ जी कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो एक टूटी फूटी झोपड़ी है। वो कहता है, मैं झोपड़ी का क्या करूँगा? तू मेरे खेतों में मजदूरी कर और अपना कर्जा उतार। वो कहता है हाँ। वो हामी भर देता है और सेठ कहता है कि ठीक है, कि मैं तुझे कुछ भी पैसा नहीं दूंगा और तू इस तरीके से अपना पिता का कर्ज उतारेगा। वो हाँ कह देता है और सेठ के साथ काम पर लग जाता है उसके खेतों में। अब वो ऐसे ही काम कर रहा था। सेठ उसको रूखी सूखी रोटी खाने को एक टाइम शाम को देता और वो उस रूखी सूखी रोटी खा के सो जाता। और धर्मू सेठ उसको छोटी छोटी बातों में बहुत मारा करता। उसको कई बार डंडों से भी पीटता था, लेकिन वो सब सहन करता, रोता। पर वो क्या करता, कहाँ जाता, इसलिए वो सब चुपचाप सहन कर रहा था। अब एक दिन वो सुबह देर में उठता है और उसकी जब आँख खुलती है तो सूरज निकल चुका था। धर्मू सेठ खेत में जाकर के एक डंडा लेकर के उसकी इंतज़ार कर रहा था। जब वो उसकी आँख खुलती है, वो दौड़ा दौड़ा खेत पर जाता है, देखता है कि सेठ डंडा लेकर के खड़ा है। वो बहुत घबरा जाता है। वो सेठ उसको मारने लगता है, बोलता है कि तू इतनी लेट क्यों आ रहा है। वो वैसे तो चुप रहता था, कुछ बोलता नहीं था, चाहे सेठ उसे कितना भी मारता था। लेकिन वो उस दिन कहता है कि सेठ जी, मुझे मत मारिए। आपने रात को खेतों में देर तक काम कराया, मैं देर तक काम करता रहा, देर से घर गया, इसलिए मेरी आँख सुबह देर से खुली। कल से ऐसा नहीं होगा, आप मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए। वो मानता नहीं है। वो कहता है, नहीं, दंड तो तुझे मिलेगा, नहीं तो तू इस तरह ही करता रहेगा। अब ऐसे करते करते जब उसकी उम्र 25 साल की हो गई तो सेठ उसको कहता है कि मारता है और कहता है कि निकल जाए यहाँ से। जब भूखा रहेगा तो खुद ही वापस लौट करके मेरे पास आएगा। वो डर के मारे मार खाता हुआ वहाँ से रोता हुआ निकल जाता है और कहाँ जाए, एक जंगल की तरफ को वो बिना सोचे समझे निकल पड़ता है। रास्ते में जंगल एक आता है। अब वो जा रहा था, तभी वो एक उसको साधु वहाँ पर महाराज दिखते हैं। वो पेड़ के पास अपनी तपस्या में लीन थे। वो एक पेड़ के पास वहीं पास जा कर के खड़ा हो जाता है, सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो जो साधु महाराज होते हैं वो कहते हैं, जब उनकी आँख खुलती है, वो पूछते हैं, बेटा क्या बात है, तुम कौन हो, यहाँ क्यों हो, क्यों खड़े हो। वो कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ, बहुत थकान हो गई है। साधु महाराज कहते हैं, ठीक है, पहले तू सामने मेरी कुटिया है उसके अंदर जा और उसमें से फल रखे हैं, वहाँ से फल उठा के ला। उन फलों को उससे जो बाबा होते हैं उस फलों को उसको खाने को देते हैं और कुछ फल अपने पास रख लेते हैं और उसको कहते हैं कि तूने सुबह से कुछ खाया नहीं था। वो कहता है, बाबा आपको कैसे पता मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। वो बाबा कहते हैं, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में, तू अपना हाथ दिखा। उसे जो कुंदन होता है वो बाबा को हाथ दिखाता है। बाबा उसका हाथ देख के कहते हैं कि तेरी लकीर तो बहुत अच्छी है, तेरी लकीर तो ऐसी है कि जैसे किसी राजा के हाथ में होती है, तू बहुत भाग्यवान है।
कहता है मैं भाग्यवान कैसे हो सकता हूँ, जब मैं छोटा था तभी मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई और मुझे धर्मू सेठ ने इतना मारा पीटा भूखा रखा, और आप कह रहे हैं कि मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यवान कैसे हो सकता हूँ। बाबा कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तुझे यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना पड़ेगा। अब तू वो कहता है कि ठीक है, पश्चिम दिशा को वो चल पड़ता है। अब जब सुबह होती है तो वो पश्चिम दिशा से बाहर निकल गया होता है, जंगल से बाहर। तो वहाँ देखता है कि दुकानें लगी हुई हैं, नगर में पहुँच गया है। वो बहुत खुश होता है, वो सोचता है कि अब मैं जंगली जानवरों के चुंगल से बच गया हूँ, अब मुझे कोई खतरा नहीं है, अब मुझे अपने रहने का ठिकाना ढूंढना चाहिए। वो ऐसे ही घूम रहा था, तभी उसको शाम हो जाती है और उसको एक मिठाई वाले की दुकान दिखती है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दुकान में बैठा हुआ था। वो वहाँ पर जाकर के खड़ा हो जाता है। वो दुकान वाला उसको कहता है, सेठ कि क्या चाहिए, मिठाई चाहिए तुम्हें, मिठाई लेनी है, और कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, यहाँ के तो नहीं लग रहे। वो कहता है हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ और मुझे मिठाई भी नहीं लेनी, मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या आपके पास। तो सेठ खुश हो जाता है, क्योंकि उसका जो मिठाइयों के डब्बे होते हैं वो सब फैले पड़े होते हैं। उसने अपने बेटे को बुलाया होता है, अनुज को, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने में मस्त था, घूमने में मस्त था। अब वो जो कुंदन होता है वो उसकी मदद कराता है और मिठाई के डब्बे सब लगवाता है। अब शाम को रात होती है, तो अब ये जो सेठ होता है ये कुंदन को लेकर के अपने घर जाता है, और क्या अनुज कहता है उसको देख करके कि ये किस भिखारी को लेकर के आ गए हो। वो कहता है, उसके पिता कहते हैं कि तमीज़ से बात करो, ये भिखारी नहीं है, इसका नाम कुंदन है और ये आज से हमारे साथ रहेगा। तुझे बुलाया था काम करने के लिए, तू आया क्यों नहीं। अनुज को कहते हैं, अनुज कहता है कि मैं व्यस्त हो गया था। उसके पिता कहते हैं मुझे पता है तू कहाँ व्यस्त हो गया था, अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होगा, और तूने कहाँ व्यस्त होना है। चलो ठीक है, मैं खाना बनाता हूँ। तो वो जो कुंदन होता है वो कहता है कि सेठ जी आपने मुझे रहने के लिए जगह दे दी है, यही बहुत है, मैं खाना बनाता हूँ, आप बैठिए। सेठ कहता है कि क्या तू खाना बना लेगा बेटा। वो कहता है हाँ मैं बना लूँगा, आप एक बार मेरे हाथ का खा के तो देखिए, आपको पसंद ज़रूर आएगा। वो जाता है कुंदन और खाना बनाता है। खाना बहुत स्वादिष्ट था। अब वो खाना बना के सेठ को कहता है कि सेठ जी खाना बन गया है। सेठ जब खाने बैठते हैं तो वो खुशबू से ही उनका मन और ललचा जाता है खाना खाने के लिए। वो कहता है बेटा बहुत अच्छा खाना बनाया है, खुशबू ही इतनी ज़ोरदार आ रही है, तो आओ बैठो, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। कुंदन कहता है कि सेठ जी आपके साथ क्या मैं कैसे बैठ सकता हूँ। वो कहता है आओ बैठो बेटा, खाना खाओ तुम भी, हम तीनों बैठ के खाना खाएंगे। कुंदन का मन भर आता है और वो सेठ के गले लग जाता है और रोने लगता है। सेठ कहते हैं क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा है। वो कहता है सेठ जी मुझे बहुत टाइम बाद किसी ने ऐसे प्यार से बात की है और मुझे ऐसे अपने साथ खाने के लिए बिठाया है, मैं बहुत परेशान रहता था। तो सेठ कहता है बेटा कोई बात नहीं, खाना खाओ, चिंता मत करो। फिर वो तीनों खाना खाते हैं। जब वो तीनों खाना खाते हैं और रात को फिर सो जाते हैं, सुबह उठ के कुंदन जल्दी उठता है और नाश्ता तैयार कर देता है। नाश्ता तैयार करता है और कहता है कि सेठ को उठाता है, कहता है सेठ जी उठ जाइए, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लीजिए। वो कहते हैं सेठ जी की अच्छा नाश्ता, गर्मा गर्म चाय कुंदन सेठ जी को देता है और कहता है सेठ जी अनुज को भी उठा दीजिए नाश्ता करने के लिए। और जब सेठ चाय की चुस्की लेते हैं तो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं बेटा ऐसा तो मुझे आज बहुत समय बाद एहसास हो रहा है, मुझे अपनी पत्नी की याद आ गई है, वो ही मुझे इस तरीके से
चाय और नाश्ता दिया करती थी, और आज तूने मुझे उसकी याद दिला दी है। तो अनुज जब वो नाश्ता अपने बेटे को उठाता है, अनुज को, और फिर वो तीनों नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। जैसे ही वो नाश्ता करने बैठते हैं, ऐसे ही बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज़ आने लग जाती है। जब बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज़ आती है, कुंदन कहता है कि ये ढोल कहाँ बज रहे हैं। तो सेठ कहते हैं कि बेटा, तू मुझे सेठ सेठ करके मत बुलाया कर, मुझे चाचा कहा कर। वो कहता है ठीक है कुंदन। अब वो कहता है चाचा, हीरा चाचा करके उनसे बात करता है और कहता है कि ये ढोल नगाड़े कहाँ बज रहे हैं, क्यों बज रहे हैं। तो हीरा चाचा बताते हैं उसके कि ये ढोल नगाड़े जो हैं राजा के सिपाही आए होंगे, और ये गांव में जब कुछ बात बतानी होती है, उनको मुनादी करानी होती है, तो ढोल नगाड़े बजा कर के ही लोगों को इकट्ठा करते हैं और लोगों से बात बताते हैं। तो वो भी सुनने के लिए बाहर जाते हैं। बाहर जाके सुनते हैं तो राजा के सिपाही बोल रहे थे कि राजकुमारी मैना ने अपने लिए शादी के लिए शर्त रखी है, जो भी कोई नौजवान, जो भी कोई राजकुमारी की शर्त को पूरी कर देगा, राजकुमारी ने एक ख़तरनाक शर्त रखी है, और जो उस शर्त को पूरी करेगा उसको राजकुमारी उससे शादी करेगी और उसको राज्य भी सौंप दिया जाएगा। ये सुन कर के बहुत से लोग खुश होते हैं और सब उधर दूसरे दिन सुबह वहाँ चल पड़ते हैं। तो ये देख कर के जो धर्मू सेठ होता है उसको तो इस बात का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन जो हीरालाल चाचा होते हैं वो कहते हैं कि अपने बेटे अनुज को कि बेटा तुम भी अपनी तकदीर आजमा लो, क्या पता तुम्हारी ही किस्मत चमक जाए। अनुज कहता है हाँ पिताजी, मैं ज़रूर जाऊंगा। राजकुमारी तो मेरी सुंदरता देखकर वैसे ही मोहित हो जाएगी, वो अपनी शर्त वर्त सब भूल जाएगी और मुझसे शादी कर लेगी। वो तो इतना खुश हो रहा था, तो जाने को वो तैयार होता है। तभी जो हीरा चाचा हैं वो कहते हैं कि तुम भी जाओ बेटा कुंदन, तुम भी जाके देखो, अपनी किस्मत आजमाओ। वो कहता है नहीं, मेरी किस्मत तो अच्छी नहीं है चाचा। हाँ, मैं जाऊंगा ज़रूर, हो सकता है वहाँ मुझे कुछ काम ही मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए। तो वो दोनों के दोनों, अनुज और कुंदन, वहाँ जाते हैं। देखते हैं कि रास्ते में बहुत भीड़ है, बहुत से लोग वहाँ जा रहे हैं। वो भी देख के जब वहाँ चलते हैं तो देखते हैं कि राजकुमारी जो है अपने माता पिता के साथ में बैठी हुई है, और बहुत से लोग वहाँ पर भीड़ खड़ी है। वो पीछे खड़े होते हैं, उनकी नज़र राजकुमारी तक भी नहीं जा रही होती है। तभी वहाँ से आवाज़ आती है और कहते हैं कि राजकुमारी कहती है कि सब तैयार हैं मैं मेरी शर्त पूरी करने के लिए। तो एक राजकुमार होता है वहाँ जो बैठा हुआ, वो कहता है हाँ, हम सब तैयार हैं, अपनी शर्त बताइए। तो वो जो राजकुमारी है वो मैना, वो कहती है कि मेरी, आप सब जानते होंगे कि हमारा एक पालतू शेर है जो पिंजरे में बंद है, और उससे लड़ाई करनी है। लड़ना इस तरीके से है कि उसको खरोंच भी नहीं आनी चाहिए शेर को, और शेर अपने घुटनों पर आकर के बैठ जाए, नतमस्तक हो जाए। इस तरीके से उसको हराना है। ये शेर की बात सुन कर के आधे लोग तो ऐसे ही भाग जाते हैं, और कुछ लोग जो वहाँ पर बचते हैं। उसके बाद थोड़ा भीड़ कम होती है तो राजकुमारी उनको पीछे से नज़र आने लगती है। वो थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो अनुज होता है उसकी नज़र जब राजकुमारी पर पड़ती है, वो तो राजकुमारी को देखता ही रह जाता है, मोहित हो जाता है। सोचता है मेरी शादी इससे हो जाती तो अच्छा रहता। तभी राजकुमारी कहती है कि शेर पिंजरे में है, और पिंजरे में जा कर के शेर के साथ में लड़ना है। तो जाओ, इनको सबको लेके जाओ, अपने सैनिकों को कहते हैं, और इनको पिंजरे के पास जब सब पहुंचते हैं तो सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर दो तीन जने ही बचते हैं,
और जब पिंजरे खोला जाता है, जो राजकुमारी मैना होती है वो कहती है कि अब इसमें कौन जाना चाहेगा लड़ने के लिए। अब ये हमारा खूंखार शेर है और इसको घुटनों के बल लाना है। तो जो और होते हैं सब भाग जाते हैं, लेकिन ये कुंदन जो है अनुज का हाथ पकड़ के रखता है। अनुज भाग रहा था, लेकिन कुंदन कहता है जब आए हैं तो इस तरीके से भागना नहीं चाहिए, अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, देखना चाहिए। अनुज कहता है मैं इतना पागल नहीं हूँ कि शेर के पिंजरे में चला जाऊँ, और अनुज भी वहाँ से उसका हाथ छुड़ा के भाग जाता है। अब कुंदन अकेला बचता है। राजकुमारी कहती है तुम भी अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, तुम क्यों शेर से लड़ना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। अनुज कहता है नहीं, मैं नहीं डरता हूँ। और वो कहती है क्या बात है, क्यों तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। वो कहता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अगर शेर से लड़ते हुए मैं भी चला गया तो मेरे लिए कोई भी घर में पूछने वाला नहीं है, तो मैं ज़रूर लड़ना चाहूँगा। अब शेर का पिंजरा खोल दिया जाता है और शेर को उसके अंदर दहाड़े मारते हुए जब सुनाई देता है, उसको उसके अंदर धकेल दिया जाता है कुंदन को, और पिंजरा बंद कर दिया जाता है। एक बार तो कुंदन डर जाता है, लेकिन फिर वो जैसे ही शेर कुंदन को देखता है वो उस पर झपटता है। कुंदन एक तरफ गिर जाता है और बच जाता है, फिर उठता है, उसको पीछे जा कर के सहलाने लगता है शेर को, और शेर फिर एक बार उसको पटकनी देता है और वो गिर जाता है दोबारा। वो फिर बच जाता है और शेर को फिर सहलाता है पीछे से, और कहता है कि भाई मान जा, शांत हो जा, क्यों परेशान है। अरे तेरे पैर में तो लगी भी हुई है, इसका मतलब तू पालतू नहीं है, जंगल से तेरे को लाया गया है। राजकुमारी ने झूठ कहा कि पालतू है ये, और वो सोचता है कि चुप हो जा, कोई बात नहीं, तुझे जहाँ से लाए हैं मैं तुझे वहीं छोड़ के आऊँगा, तू और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, शांत हो जा, शांत हो जा। उसको शांत करता है। शेर चुपचाप नीचे बैठ जाता है और वाकई में धीरे धीरे शांत हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। और वो उसको सहला रहा था और अपने कुर्ते का एक टुकड़ा फाड़ के शेर के पैर में बांध देता है, और शेर चुपचाप बैठा था। ये देख करके राजकुमारी बहुत खुश होती है, और जो राजा होते हैं वो कहते हैं कि तुम शादी तो करना नहीं चाह रही थी, इसलिए तुमने इस प्रकार की शर्त रखी थी, लेकिन ये लड़का शर्त जीत चुका है, अब तुम्हारी क्या इच्छा है। वो कहती है कि नहीं पिताजी, मैं इससे शादी करूँगी। जिस तरीके का मुझे लड़के की तलाश थी ये वैसा ही है, ये वीर है, साहसी है, पराक्रमी है, निडर है, और इसी तरीके की मुझे आदमी की तलाश थी। अब उसको शेर के पिंजरे से बाहर निकाला जाता है, और फिर वो कहता है, राजकुमारी कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ शर्त के मुताबिक। वो कहता है राजकुमारी जी, आप किसी बंधन से बंधी हुई नहीं हैं, आप चाहें तो मना भी कर सकती हैं, मैं एक गरीब आदमी हूँ, आप चाहें तो मना भी कर सकती हैं। वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और अपना पति तुम्हें मान बैठी हूँ, और जिस खूबी को मैं ढूंढ रही थी वो सब खूबियाँ तुम्हारे अंदर हैं। और इस तरह से दोनों की शादी अब पक्की हो जाती है। ये सुनकर जो धर्मू सेठ होता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, उसको चक्कर आ जाता है। लेकिन जो कुंदन के हीरा चाचा होते हैं वो ये बात सुन कर के जब उनको पता चलता है वो बहुत खुश होते हैं, और राजकुमारी के साथ में अब कुंदन की शादी बड़े धूमधाम से राजा करवा देते हैं, और राज्य जो होता है वो भी कुंदन को सौंप देते हैं। अब कुंदन और राजकुमारी मिलकर के राज्य को बहुत अच्छे से चलाने लगते हैं, और दोनों बहुत खुश होते हैं। उसको साधु महाराज की ये बात याद आती है कि कुंदन तुम बहुत तकदीर वाले हो। तो दोस्तों कैसी कहानी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।